हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज से हम लोग न्यू सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग प्राचीन भारत संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन भारत से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ये परीक्षा में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट के जीएस का पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके पीडीएफ को ओपन कर रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसका आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ये हुआ था आपको लाल रंग का उपयोग, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन बताया गया, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या फिर उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, और यहाँ पे लास्ट में मेंशन किया गया है आदि ऐतिहासिक काल। तो आपको बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता है, ये किस युग के अंतर्गत आता है। तो जो आपको सिंधु सभ्यता है ये आपको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए अब इस क्वेश्चन से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि आखिरकार कैसे हम पहचानते हैं कि कौन सा यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल होगा, कौन सा ऐतिहासिक काल होगा। देखिए ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस पीरियड में कोई आपको लिखित प्रमाण हो, यानी कि जो लिखा हुआ प्रमाण होता है उसे हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे कोई लिखा जाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, उसे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल उस काल को हम लोग कहते हैं जिसके माध्यम से लिखा गया हो शिलालेख को हम नहीं पढ़ पाते हैं, उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो जो आपको सिंधु सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था, ये इसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा था कि अब तक कौन सी ऐसी धातु है जो कि हड़प्पा कालीन स्थलों में प्राप्त अभी नहीं हुई है। तो यहाँ से आपको हो जाएगी डी, यानी कि यहाँ से लोहा अभी तक यहाँ पे हड़प्पा कालीन सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि अभी तक किस धातु के यहाँ पे पहचान नहीं की गई थी हड़प्पा के द्वारा, या फिर किस धातु से हड़प्पा के लोग परिचित नहीं थे। तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे ही, और उसमें भी आपको लोहा पर टिक करना होगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ देखिए नहीं हुए हैं जो मेंशन किया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट जो पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं। तो यह पूछा गया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कौन से पशु हैं वो हैं आपको शेर। यहाँ पे देखिए घोड़ा, गाय, हाथी सारे यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पे जो शेर का अवशेष है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। आपको बताना है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है शतपथ ब्रह्मांड, सूत्र, अथर्ववेद या फिर आपको छांदोग्य उपनिषद। यहाँ से आपको बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सूत्र, जो कि आपको वैदिक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सूत्र है ये किससे संबंधित है, यानी कि गणित में किस से संबंधित है। तो यहाँ पे जो शैल सूत्र है ये आपको ज्यामिति से संबंधित है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट का देखिए मेंशन किया गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल
पूर्णतः सोम को समर्पित है। ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करें, हालांकि मैं आपको बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे उसके सिलेबस के अनुसार यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल या फिर बिहार ITI या फिर किसी भी इंटरेस्ट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हम लोग बताते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल है, तो आपको 9वां मंडल है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद का नाम आया है, तो ऋग्वेद से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में आपको टोटल 10 मंडल हैं। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं, तो ऋग्वेद में आपको 1028 यहाँ पर सूक्तियाँ हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम होंगे और बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी जाता है। सामवेद की बात करें तो सामवेद यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको सामवेद से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो सामवेद होता है इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। आपको यहाँ पे चारों वेद का नाम बता दिए जाएंगे और यहाँ से आपको सामवेद पर टिक करना होगा। तो ऐसे आप हर क्वेश्चन संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करते रहेंगे तो आपके GS की तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था आपको लिच्छवी के द्वारा, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, जियो और जीने दो। ठीक है, जियो और जीने दो किसने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले बार यहाँ पे RRC ग्रुप डी के थ्रू या फिर RRB ग्रुप डी के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चन इसको पूछा गया था। आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जियो और जीने दो किसने कहा था। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन बताए गए हैं। पहला ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है महावीर स्वामी, सेकेंड में गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी या फिर बिनाव भावे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महावीर स्वामी, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। सो देखिए यहाँ से अब महावीर स्वामी का नाम आ चुका है, तो हम लोग महावीर स्वामी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि आपको महावीर स्वामी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो ये इनका स्थान हुआ था आपको कुंडीग्राम वैशाली में। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल याद रखेंगे। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के पिताजी का क्या नाम था, तो उस महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनके माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। यानी कि हम देखिए सारे जो तीर्थंकर दिए गए हैं ये जैन धर्म के दिए गए हैं। अगर आप ऐसे नहीं पहचानेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, ये हम देखिए मेंशन किया गया है तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, यानी कि जो आपको जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे इनमें से अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपको महावीर स्वामी। प्रथम कौन थे, तो ये प्रथम थे आपको ऋषभ देव। ठीक है, तो ऐसे करके आप बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते मेंशन किया गया है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। यानी कि जैन धर्म में आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है के वैल्य। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य जो कि आपको बहुत ही अच्छे यहाँ पे कवि थे, जो कि यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में बहुत ही यहाँ पे अच्छा उन्होंने भाग निभाया था, बहुत ही यहाँ पे अच्छा योगदान दिया था। उनका यहाँ पे एक है कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के किस पहलू प्रकाश डाला गया है, यही आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन बताए गए हैं, जैसे कि आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीति या फिर आपको धार्मिक जीवन और सामाजिक
जीवन, ठीक है। तो इनका जो आपको कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था, तो आपको राजनीतिक नीतियों पे यहाँ प्रकाश डाला गया था, जो कि यहाँ पे पुस्तक इन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो उसमें भी आपको कौटिल्य पर ही टिक करना होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। आपको बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था, तो ये स्थित है आपको पाकिस्तान में, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। आपको बताना है कि जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध था आपको बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, यानी कि जो बौद्ध धर्म का दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे मूर्ति बनाए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पे तीर्थगढ़ पहुँचते हैं घूमने के लिए, इसलिए यहाँ पर वो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये आपको लुम्बिनी में हुआ था। कभी कभी आपको स्थान भी पूछ लिया जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। आप देखिए जिस क्वेश्चन से, जैसे कि अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन ओपन किया, इसमें बौद्ध धर्म का नाम आ चुका है या फिर गौतम बुद्ध का नाम आ चुका है, तो गौतम बुद्ध से आपको जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड कर सकते हैं। ऐसे आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन याद होते रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यानी कि जो हमारा भारतवर्ष है इसके लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस ने, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन और याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया और दो क्वेश्चन इसमें हम लोग ऐड करते हैं। कभी कभी आपको ये भी पूछ जाता है कि इतिहास के जनक किसे माना जाता है या फिर हिस्ट्री का जनक किसे माना जाता है, तो उस समय भी आपको हेरोडोटस को ही क्लियर करना होगा। कभी कभी आपको ये भी पूछ लेता है कि आपको इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो उस समय भी आपको हेरोडोटस पर ही क्लिक करना होगा। ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, यानी कौन सी पुस्तक है जो कि आपको 15 भारतीय और 40 विदेशी पुस्तकों में इसका अनुवाद किया जा चुका है, तो पुस्तक आपको पंचतंत्र है, जो कि बहुत ही यहाँ पे फेमस है बुक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक हैं आपको विष्णु शर्मा, तो बिल्कुल आप ये भी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, यानी कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो कि निरंजना नदी पर स्थित है। तो यहाँ से जो आपको बोध गया है जो कि बिहार में स्थित है, ये आपको निरंजना नदी पर स्थित है, इसलिए आपको ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रख सकते हैं, जैसे कि हम देखिए कुशीनगर और लुम्बिनी के यहाँ पे ऑप्शन या फिर ऋषिपतन का ऑप्शन दिया गया है, तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का यहाँ पे मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और सबसे जहाँ आपको गौतम बुद्ध ने अपना समय बिताया था वो आपको ऋषिपतन था। तो ऐसे करके आप ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है, आपको कौन सी वो सभ्यता है, तो वो किसके समकालीन सभ्यता थी, तो वो थी आपको सौराष्ट्र में, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, यानी कि आपको बताना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो ये थे आपको सर जॉन मार्शल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, यानी कि आपको गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद आपको जो संगति आयोजित की गई थी, सॉरी उससे पहले मरने से पहले ही आपको बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, ये कहाँ पर आयोजित की गई थी ये आपको बताना है। तो आपको प्रथम नहीं पूछकर यहाँ से आपको तृतीय पूछ रहा है, तो प्रथम हुई थी आपको राजगिरी में, सेकेंड हुई थी आपको जो द्वितीय कह सकते हैं वो हुई थी आपको वैशाली में, और जो आपको तृतीय बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी आपको पाटली
पुत्र में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको चौथा भी पूछ लिया जाता है तो चौथी आप कुंडल 1 कश्मीर को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो वो था आपको रामगुप्त। ठीक है, यहाँ जो सेकंड है ये चंद्रगुप्त सेकंड में रहेगा। आपको पीडीएफ जब मैं आपको डालूंगा तो यहाँ पे इस गलती को मैंने सुधार दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रामगुप्त, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 20 क्वेश्चन देखा है, जो कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कैंडिडेट कंपटीशन लेवल की तैयारी करें और खासकर बिहार में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनके पास भी जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।